बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, बेलाग तजिए के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया कार और सीनियर साफ़ी कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब। आपको वेलकम करूँगा। कैसे हैं कमर साहब? ठीक ठाक हैं। और उनके साथ ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम अब्दुल रऊफ़ जट जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा कमर साहब बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। आज जो जिस तरह की हमारे मुल्क में सूरत हाल चल रही है, आप देखें कि एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसा ओहदा जिसको इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया और उसके साथ साथ उसका वो हशर किया गया जैसे आज बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ऐसे तो कोई असिस्टेंट कमिश्नर भी भर्ती नहीं होता। क्या कहेंगे आप इस बारे में? PTI की हुकूमत की जो कार्रवाई है जो पिछले 4 दिन के अंदर अंदर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो बात आपने की है PTI की हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत में PTI की जो भी कारपरदाज शामिल है उसमें आप सबसे पहले तो ये देखें कि वो एक तरह के अभी सियासत में तिफले मकतब हैं। अभी इक़्तिदार, वैसे तो वो सियासत कर रहे हैं लेकिन इक़्तिदार उनके लिए एक नई चीज़ है। पहली बार उनके हाथ में इक़्तिदार आया तो वो बेदरेग जो है इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनके इख्तियार में चीज़ नहीं भी है वो उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी रही बात आपकी कि अदालत उज़्मा के उसके रिमार्क्स उस पर, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम एक सियासी पुलसरात पर से गुजर रहे हैं। एक ऐसा पुलसरात है कि जिसमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, अपने अमाल की तरफ भी ध्यान रखना होगा। एक तरफ जो है मुल्क का मुक़्तदर तरीन इदारा समझे जाने वाला चीफ है, दूसरी तरफ जो है एक मुअज़्ज़ज़ अदालत है उसका चीफ है, और तीसरी तरफ जो है एक वज़ीर आज़म है जो नौखेज़ हुकूमत है। तो उसमें जो एक अहम चीज़ जो आप भूल रहे हैं कि उसमें एक जो हाल ही में जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वफाकी वज़ीर कानून भी एक अहम पहलू है कि वो अजीब एक काम हो गया कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं और उसके बाद वो आ रहे हैं और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वो जल्द ही दोबारा काबीना का हिस्सा होंगे। ये तो ऐसे ना क्रिकेट में जैसे छक्का कल लगा के छक्का लगाएंगे और उसके बाद जो खेल के वापस आ जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी मामला है तो इसलिए इस हवाले से हमें भी इस पर कुछ कमेंट्स करते हुए या तबसरा तजिया करते हुए बड़ा एहतियात की मतकाजी है। ये सूरत हाल हमें देखना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट आइंदा आने 24 या 48 घंटों के अंदर क्या सामने लाने वाली है चीज़, क्या फैसला आने वाला है इस पर, हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम है, हुकूमत की तरफ से जो हुकूमत के मुतलकीन हैं उनकी तरफ से पहले तो एकदम से बड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि ओपन खुले लहजे में कि बड़ा इश्तिआल अंगेज जो है रद्द-ए-अमल सामने आया था, लेकिन उसके बाद अचानक वज़ीर आज़म की क़यादत में जिस वक्त आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इस वक्त समाअत जारी है, अभी थोड़ी देर में इसका फैसला भी आ जाएगा। तो क्या समझते हैं आप कि इस हवाले से हुकूमत ने क्या मय्यज़ नहीं दिए थे, या ये देखिए कि 2 इदारों के किस्म का आमने सामने ला के खड़ा कर दिया गया है। अब वो एक जो खोसा साहब है उनकी आपको पता है कि टेन्योर बिल्कुल 20 दिन का रह गया है, तो क्या कहेंगे आप कि ये सारा कुछ ये ऐसा क्या बिल्टअप होना चाहिए था? जो आपने बात की है ना हुकूमत की तरफ से कि तैयारी नहीं थी इस हवाले से, तो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है। तैयारी बिल्कुल नहीं थी। वो समझ रहे थे कि बड़ा आसान सा ये बच्चों का खेल है कि जो किसी को भी जो उसमें जो है वो तोसी कर दी जाएगी, उसके मुद्दत मुलाजमत में या किसी को फारिग किया जा सकता है। आप देखें कि इन्हीं दिनों में पंजाब में बहुत अहम तबादले हुए हैं और वफाकी सतह पर भी जो सेक्रेटरीज़ के हैं दीगर वो भी तबादलों की लिस्ट तैयार है और बहुत जल्द वो भी तबादले जो इनके मतवक्को हैं कि हुकूमत इस हवाले से। तो ये जो है ना बहुत तेज़ी से जो है ना अपने पत्ते शो कर रही है हुकूमत। सूरत हाल तब्दील होती है। रऊफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बताइए कि फैसला अभी जैसे कहते हैं कि हम ये जब तक प्रोग्राम ऑन करके फैसला हो चुका होगा, तो क्या समझते हैं कहाँ पे गलती है, कहाँ पे ऐसा लूप होल रह गया कि जो देखिए फैसला जो भी हो, हमारा जो प्राइम इदारा है, जो प्राइम हमारी एक पोस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसको इस तरह से क्या कहते हैं कि डिस्कस ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले 72 साल, तो ऐसा क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी तो इससे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, ये जो PTI की हुकूमत है इसको किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद ही अपनी अपोजिशन है। इनको इन्हीं के बयान जो है वो आप सुना दें जो माजी में जब ये अपोजिशन में थे, जबकि ये अपोजिशन में भी नहीं थे, उस वक्त अपोजिशन लीडर भी कोई और थे, तो उस वक्त जो ये हरकतें करते थे, इन्होंने धरना दिया और अब ये धरने के ख़िलाफ़ भी हैं। उस वक्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके आसपास क्या कुछ किया, और अब आजकल सुप्रीम कोर्ट की या अदलिया की बहाली की ये बड़ी बात करते हैं। तो जहाँ तक आपकी इस हवाले से बेसिकली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से तो जी ये
एक भौंडा मजाक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, उसके ओहदे के साथ और अदलिया के साथ, बेशक। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो इस तरह तो कभी नहीं हुआ। मैं इसमें एक क्रेडिट नून लीग को बिल्कुल देना चाहूँगा कि वो शायद कभी इस चीज़ के हक में नहीं रही है कि किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी जो हम समझते थे कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसने भी एक ऐसा उसका एक अमल है, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कुछ सेकंड की आके एक तकरीर की कि जी मैं आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हुकूमतें जिन इदारों के सर पे चलती हैं वो उनको इस्तेमाल भी करती हैं, या जिन अफराद के गिर्द घूमती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो उनके साथ लगे रहें। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि अब तक जो सबसे एक जो चीज़ सामने आ रही है वो आर्मी चीफ साहब की तरफ से एक बयान आना चाहिए कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहा। नहीं, आर्मी चीफ का, क्योंकि देखिए ISPR का आपने जो स्पोक्स पर्सन है मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनका बयान आपने सुना कि आर्मी चीफ 40 साल एक ऐसा पोस्ट होती है, 40 साल मुल्क की खिदमत करते गुजर जाती है, लेकिन अपने बारे में वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। नहीं, तो फिर उस वक्त ISPR के जो हैं स्पोक पर्सन, उनका बयान क्यों आया था जब जनरल रहील शरीफ जो थे उन्होंने 6 माह पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा? इस हवाले से एक और बात भी मैं शामिल करता जाऊंगा उनकी बात के हवाले से कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, अभी अपोजिशन लीडर बनने की तैयारी कर रहे थे, तो एक टीवी के टॉक शो में भी उनसे सवाल किया गया था, क्या इमरान खान साहब क्या आप जनरल कियानी और पाशा की मुलाजमत में तोसी के हामी हैं? अगर आप वज़ीर आज़म होते तो क्या इमरान साहब आप करते जनरल कियानी और पाशा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी? तो इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि नहीं, बिल्कुल मैं जनरल कियानी और पाशा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं करता अगर मैं वज़ीर आज़म होता। उन्होंने ये भी कहा था कि इदारे अहम हैं, शख्सियात या उन इदारों के सरबराह हम नहीं है। ये बात भी हमें पेश नज़र चाहिए। कमर साहब, बिल्कुल मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कौम के साथ। बिल्कुल कि जी ये हैजान में डाल दिया पूरी कौम को। मैं एक और साइड पे आपका जो है वो आपकी नज़र जो है वो मैं दिलवाना चाहूँगा। मसला ये है कि जी हमें कहा गया हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कब बेहतर कभी भी बेहतर नहीं रहे। कश्मीर का मसला है जी, कश्मीर का मसला कब नहीं रहा? इसका मतलब क्या है कि जो कमान है वो चेंज नहीं होगी, उससे पीछे जो लोग जिनका हक बनता है क्या उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा? तो ये तो दरअसल एक सिस्टम पे सवालिया निशान है कि हम ऐसे काबिल अफराद, काबिल अफसर पैदा ही नहीं कर सकते। एक शख्सियत आ गई है, वो 6 साल गुजारे, वो 10 साल गुजारे, वो 11 साल गुजारे। तो ये दरअसल दो इदारों की लड़ाई में ये साबित हो गया कि हमारे ये देखिए, ये बात यही चीज थी जिससे हम बचना चाहते थे। अब पाकिस्तान में ये चीज डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी, इदारा कम से कम इस हवाले से। मैं यही बात कहने लगा हूं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ कभी भी ताल्लुकात हमारे इस नहज पर नहीं रहे कि हम उसको पुरअमन तौर पर कह सकें या अच्छे कहते हैं बेहतर कह सकें। तो मैं आपके आज इस प्रोग्राम के हवाले में ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहा हूँ, एक पेशगोई भी करना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोगों को इख्तलाफ हो, गलत भी हो सकती है बात, लेकिन जो इस वक्त जो सिनेरियो जो मंजर नज़र आ रहा है दोनों मुल्कों के हालात के हवाले से, जो कुछ हो रहा है, वहाँ बाबरी मस्जिद का मसला बन रहा है, ये करतारपुर राहदारी खोलने जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो इस हवाले से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। तो मैं ये आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ नाज़रीन को कि जल्द या बदेर कारगिल जैसा बहुत बड़ा एक इशू भी मंजर आम पर आ सकता है। जो सूरत हाल चल रही है, हमें पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं कमर साहब की बात पे एक शेर सुनाना चाहूँगा। हादसात पाले जाते हैं, वक्त पर निकाले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये टाइमिंग देखें, ये मामला देखें, जिसने बाहर जाना था वो चला गया, जिसको नहीं चलने दिया जाएगा उसको नहीं चलने दिया जाएगा, और चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी पूरी होने वाली है। लेकिन जतोई साहब कहीं ना कहीं जो रूल्स ऑफ लॉ है उसकी वायलेशन बिल्कुल मुसलसल हो रही है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए भट्ट साहब, जिस चीज़ से हम डरते थे कि कोई भी, देखिए जितने भी नीचे आप अफसरान ले लें, जनरल कैडर के जितने भी आर्मी में इदारे में, अब देखिए उनके बारे में सबसे बड़ी बात ये की जाती है कि उनका हक मारा जा रहा है। जैसे किसी को एक्सटेंशन मिलती है तो बहुत सारे अफसरान को रिटायर होना पड़ता है। तो ये चीज़ जो थी कभी भी हमारे ऐसे नहीं होता था। अब इसको जो पोलिटिसाइज किया है, इसको जो ख़राब किया है, इस सारे केस को जिसे कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट को एक किस्म मुतनाज़ा कर दिया गया। तो ये PTI हुकूमत ने कोई ऐसा, मेरे ख्याल में माजी करीब या बईद में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वाकई इसकी मिसाल ऐसे नहीं मिलती कि इस तरीके से इस
इदारे को जो है वो इस तरह डिस्कस किया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जी बिल्कुल एक आर्मी के इदारे को बड़े आमियाना तौर पर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है निचली सतह पर, हर जगह पर, मतलब इस हवाले से उसको अजीब सा एक माहौल पैदा कर दिया गया इस हवाले से। तो आप जैसा कि कह रहे थे कि जब एक जो है तरक्की दी जाती है, रिटायरमेंट से पहले जब तरक्की दी जाती है किसी को, तो बहुत से जनरल्स को जो है वो खुद जो रिटायर होना पड़ता है। तो ये एक चीज़ ये है, इन चीज़ों को अब सामने लाया जा रहा है। कौन है? मखसूस लॉबी है जो ये तमाम हरकत कर रही है या सामने ला रही है इन चीज़ों को। और दूसरा जो आपने बड़ी वैलिड बात की है उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि आप देखें कि जब भी किसी मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार, खलफशार या खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की गई है किसी भी आलमी इस्तेमार की तरफ से, तो पहले उस मुल्क की फ़ौज को मुतनाज़िर बनाया गया है, उस फ़ौज को हर जगह पे डिस्कस करवाया गया है और उसके बाद जो है वो वार किया गया है। और दूसरी बात जो मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा, जैसे रऊफ साहब ने ये बात की है कि जाने वाले तो चले गए, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, अब वहाँ जाकर प्लेटेट लगा रहे हैं वो, ठीक है जी, हार्डीज़ में जाकर कहीं कहीं। तो यहाँ ये बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द ये भी शायद सुनने में आ जाए कि राना सनाउल्लाह जिन पे मनशियात का केस डाला गया, अभी तक वो अदालत में कोई उसकी वीडियो पेश नहीं की जा सकी, वो चीज़ें पेश नहीं की, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है राना सनाउल्लाह भी बाहर होंगे। अच्छा कमर साहब, मैं आपको एक और बात भी मैं आपके साथ करना चाहूँगा जो तो सब कि इमरान खान साहब का जो रहा है अब तक का फ़लसफ़ा, उनका जो स्टांस रहा है वो था कि जी शरीफ फैमिली जो है ये इनका जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो बादशाहत वाला है। तो आपको चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का पता है कि ये जो इन्होंने समरी भेजी है या जिस नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी है, वो जो प्रोसेस है वो काबीना में डिस्कस ही नहीं हुआ, काबीना ने उसकी अप्रूवल ही नहीं दी। नहीं वो मेरा ख्याल जो मैं इस पे अपनी राय देना चाहूँगा या मैं अपना इस पे जो बेलॉग असल मसला जो है वो मैं देना चाहूँगा। अदालत ने यही रिमार्क्स दिए थे कि 9 बंदे सिर्फ उनको बिठा के ये जो कुर्सी है ना हुक्मरानी की, शायद इस कुर्सी में फॉल्ट है, ये कुर्सी चेंज कर, ये कहीं से को प्लास्टिक की कुर्सी, को चाइना की कुर्सी ला के इनको दे देनी चाहिए ताकि उसमें बैठने वाले की जो मेंटालिटी है वो चेंज हो। तो ये जो उस कुर्सी पे बैठ के खुद को हाकिम समझ लेना और अपने एक सिग्नेचर से फैसले करना शुरू कर देना, जमहूरियत का जो राग है वो अलापते रहना, तो अवाम तो अब देखें अवाम डिस्कस कर रही है, अवाम बेवकूफ़ नहीं बनी, नहीं है। देखिए हम इस पे बात कर रहे हैं, हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं कि लोगों ने आर्मी चीफ का। अच्छा एक और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इन्हीं की पार्टी या हमें सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इस बंदे की जो इस पेज का एडमन है या जो फेसबुक यूज़र है इसकी एफिलिएशन किस पार्टी से है। तो वो चीफ जस्टिस को बुरा कह रहे हैं। क्या मुल्क में आईन और कानून की बात करना, आईन और कानून की बालादस्ती पे बात करना, क्या ये गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है? क्या हम महज इमोशनल ब्लैकमेल हो के हमारे इस एक्ट से, हमारी इस जुमले से, हमारे इस रिमार्क से जो है वो बैरून मुल्क या नेबर मुल्क जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे हमारे अंदरूनी मामला डिस्कस होंगे, तो महज इस वजह से हम अपनी जो असल हमारे जो इश्यूज़ हैं हम उस पर बात करना छोड़ दें? बिल्कुल सही बट साहब ये फरमा रहे हैं रऊफ साहब कि पोलिटिसाइज किया जा रहा है इस सारे मामले को, खास तौर पे चीफ जस्टिस को लेके सोशल मीडिया हाउसेस पे अजीब सी गेम चल रही है कि जैसे पता नहीं क्या काम अदालत ने बुरा कर दिया है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा दूसरे नंबर पर मैं थोड़ा सा अपनी बात को बढ़ाते हुए, आज जो केस एक दूसरा जो है जिसके बारे में फैसला भी बल्कि आ चुका है कि साहब का जो जनरल मुशर्रफ साहब हैं उनको बाकायदा तौर पे एक इंडेमिटी केस में इल्तवा मिल गया है जो उनका फैसला होने वाला था। तो ये दोनों बातें थोड़ा सा जी बिल्कुल मैं आपको इसमें बड़ा एक अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि देखें जिस वक्त ये इशू शुरू हुआ है अदालत में, ये बातें सामने आई हैं और उस पर कमेंट्स दिए जा रहे हैं, उस पर अपोजिशन लीडर्स की तरफ से जो है परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है कि लटका दो, ये कर दो, वो कर दो। तो एन उसी टाइम जो है पाकिस्तान उलमा इत्तेहाद के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी फैसलाबाद तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं वो नारमे में तौहीन कुरान के इशू पर, और मिड में जाकर वो तमाम जो है उनका वो रुख हो जाता है कि देखते हैं कौन लटकाता है परवेज़ मुशर्रफ को। परवेज़ मुशर्रफ को लटकाना भी आसान बात नहीं, ये हाफिज़ ताहिर अशरफी के अल्फाज हैं। उसके बाद उनका ये कहना है कि अगर किसी आइन की खिलाफ वर्जी पर फौजी को सज़ा देनी है तो पहले सियासतदान भी 62 और 63 की शिक पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरें
उसके बाद कभी फौजी की तरफ देखा जाए, कोई बात की जाए। इसका मतलब है कि इस वक्त जो है वो खिचड़ी कोई पक रही है इस हवाले से। और मैं समझता हूँ आपकी बात दुरुस्त है कि कोई ना कोई परवेज़ मुशर्रफ को रिलीफ, जिस तरह उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया गया, इसी तरह कहीं ना कहीं से कोई नजरिया ज़रूरत के तहत उनको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट नोट इस सेगमेंट में मैं आपसे लेना चाहूँगा कि ये परवेज़ मुशर्रफ का जो फैसला आ जाए, किस नज़र से आप देखते हैं इसको? परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो फैसला, ज़ाहिर है उनका फैसला तो नहीं आया, उनके फैसले आने पे फैसला आया, उनके केस के ऊपर जो उनके केस के ऊपर जो फैसला आया ना जतोई साहब, मैं क्या करूँ, आपको मेरे पास अल्फाज जो हैं वो हैं नहीं, जितने मेरे जज्बात हैं उसके मुताबिक मुझे मुनासिब अल्फाज मिलते नहीं हैं। तो मैं इस पर भी यही तो चीफ जस्टिस की वैसे बात गलत साबित ही होगी कि ताकतवर के खिलाफ हम फैसले देते हैं। तो मैं बिल्कुल मैं बात करना चाहूँगा, इस मुल्क में जो इदारे हुकूमत कर रहे हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, और हमारे देखने वालों को भी पता है, सुनने वालों को भी पता है। तो जाहिर है परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला ना आना है और उस फैसले को रखवाना, असल में आप ये देखें कि इस फैसले को रखवाने के पीछे किसका हाथ है? हुकूमत का। हुकूमत का ये कि जी जो खसूसी अदालत है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो जाती है। बात ये है कि कोई भी हुकूमत जो है वो इस वज़न को उठाने के काबिल ही नहीं। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैं कमर भट्ट साहब से एक सवाल छुड़े जा रहा हूँ कि पंजाब में जो बिल्कुल तूफ़ानी सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस वक्त जो है तबादलों के हवाले से, और दूसरी जो गवर्नर्स के मामलात हैं वो पहले ही ख़राब थे, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा विजन हमेशा मुझे दूसरों से आगे रखता है। जहां सब कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, मेरा रास्ता वहीं से शुरू होता है। आवाजें वही हैं जो सबको सुनाई देती हैं, लेकिन मेरी धुन अलग है, क्योंकि मुझे बनाता है लिमिटलेस ऑनर एटेक्स, so that I can see beyond limits, do beyond limits and capture beyond limits. Honor 8X. Live beyond limits. वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मैं ब्रेक पर जाने से पहले भट्ट साहब आपसे पूछा था कि क्या कहेंगे इस हवाले से कि जी यकदम चीफ सेक्रेटरी तबादला, आईजी तबादला, और पता नहीं कितनी लिस्टें बन चुकी, आरपीओस, डीपीओस, डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं, इस हवाले से एक तूफ़ान आने को बिल्कुल तैयार खड़ा। ये बीच में एक बड़ा तूफ़ान जो है टला नहीं अभी, इस वजह से इसके ऊपर जो अमल दरामद फिलहाल रुका है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, चंद दिन पहले लाहौर में बहुत अहम मीटिंग हुई। खान साहब ने पंजाब के हवाले से मीटिंग की सदारत की, और उसके बाद आज जो है वो फिर उसके बाद इस्लामाबाद में भी एक मीटिंग हुई, उसमें भी बड़े अहम फैसले किए गए। अब चीज़ ये है कि वो जो फैसले किए जाते हैं वो उनसे हट कर जो है वो मीडिया को ब्रीफ किया जाता है। तो यही चीज़ लाहौर वाली मीटिंग में हुई है, वहाँ पे भी बड़े फैसले किए गए हैं। चौधरी परवेज़ लाई जो है वो सुनने में आ रहा है कि अपने वर्कर्स को कह रहे हैं जी इलेक्शन की तैयारी कर लो, ठीक है जी, हलाशरी दे दी है उन्होंने। बहुत बड़ी नाज़रीन ब्रेकिंग दे रहे हैं भट्ट साहब। उसके बाद जो है अब आप तबादलों की बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान को लाया गया। तो ये सुनने में आ रहा है, बाखबर ज़राए बता रहे हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा बाइख्तियार चीफ सेक्रेटरी हैं और अपनी मर्जी का आईजी पंजाब वो लेकर आए हैं। यानी कि शुएब दस्तगीर जो हैं वो आईजी नए चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान के पसंदीदा और उनकी ख्वाहिश पर उनको बनाया गया है। और इसके साथ साथ अभी आप बात करें, इसके बाद अब आगे आप देखिए क्या होता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के जो हैं आरपीओज़, सीपीओज़, डीसीओज़, तो ये इनकी एक लिस्ट तैयार हो रही है जो इनके जल्द तबादले जो है ना वो इन्हीं दिनों में शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो सियासी हल्के हैं उनका ये कहना है, जिनकी नज़र है गहरी, वो आप इस हवाले से नज़र रखें। कमरज़मान कायरा जो सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, पिछले दिनों उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के पंजाब के विज़िट किए हैं और इस दौरान वो बरबला इजहार करते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी दीवार को जो आखिरी धक्का देने का टाइम आ गया, तो उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनका खिताब जो है उनके तनाज़र में ये कहा जा रहा है कि गवर्नर या वज़ीर आला की कुर्बानी जो है वो नागज़ीर हो चुकी है, वो दी जा रही है। और इसके साथ साथ आप देखें कि ऐन उस टाइम पे बिलावल भुट्टो का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में जलसे का प्रोग्राम भी तरतीब दिया जा रहा है। और बिलावल भुट्टो जो है पहली दफ़ा बेनज़ीर की जाय शहादत रावलपिंडी में उस पार्क में बाग में पहले आज तक वो वहाँ नहीं गए। बिलावल भुट्टो जब से बेनज़ीर शहीद हुई हैं वो वहाँ पर नहीं गए, उस पार्क में कदम रखा है जी। सही करें। तो पहली बार वो जलसा जो है वो बरसी का प्रोग्राम जो है वो उस पार्क में रखा जा रहा है।
इसके पीछे क्या मकसद है? उसके बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद जाना है, दूसरे शहर में जाना है, फैसलाबाद को धोबी घाट में भी जलसा रखा जा रहा है। तो ये सारी तैयारियां, कुछ तो है जो दाल में काला है, कुछ नजर है। रऊफ साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो तबादले हैं, देखिए कोई ऐसे शहर भी हैं जहाँ पे जैसे कहते हैं अभी महीना हुआ किसी को RPO लगाया, कोई DPO लगाया, कोई डिप्टी कमिश्नर लगाया, ये जैसे उखाड़। अब देखिए एक कोई भी आप ऑफिसर ले लें, एक आप IG को ले लें, वो अपनी सारी पॉलिसी सेट करता है, अभी उसको 2-3 महीने लगते हैं। जब वो सेट होने लगता है कि 5वां IG PTI की हुकूमत में आ चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसी क्या बेहतर नहीं है कि एक ही बंदा चेंज कर ले तो सारे दरदर दूर हो जाएं? नहीं, बिल्कुल भी बेहतर नहीं है जी। मैं PTI के ये जो अमल है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उसका नारा था तब्दीली। नहीं, 5वीं बार बट साहब तब्दीली आ गई। एक साल में 5वां IG जिसे कहते हैं इतनी देर में, तो यही तो तब्दीली है ना, तो तब्दीली, तबादला। अब ब्रेक के टाइम पे मैं कमर साहब और मैं बात कर रहे थे कि मुझसे असल में इन्होंने पूछा कि रऊफ साहब को पता है IG पंजाब कौन है? मैंने कहा जी मुझे पिछले का तो हम नाम याद करते हैं IG चेंज हो जाता है, हम नाम याद करते हैं तो वो चीफ सेक्रेटरी चेंज हो जाता है, हम नाम याद करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन का या जो DC है वो चेंज हो जाता है। तो तब्दीली इसमें तो मैं कम से कम आपको मैं ये कहूँगा, बल्कि कमर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जी 100 से 100% जो है वो कारकर्दगी के इनको तब्दीली के नाम पे जाता है, इस सवाल में जाता है, तब्दीली का क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल। कोई MNA कोई MP सिफारिश कर दे, कहते कि ये DC कमिश्नर पसंद नहीं है, फौरी तौर पर उसकी तब्दीली कर। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा सीरियस नोट में मैं आपको बात बताऊं। प्रॉब्लम जतोई साहब मामलात को हल करने में नहीं है। प्रॉब्लम वो लोग हैं जो इत्तेफाक से इलेक्शन जीत के हुकूमत में आ गए, उनसे जो है वो सीट हजम नहीं हो रही, मामला संभलने नहीं जा रहे, मामला जो है वो उनसे संभल नहीं रहे, और आज आके कसूर निकलता है फिर जो ब्यूरोक्रेट्स का निकलता है, आज आके DCs का निकलता है, आज आके कमिश्नर्स का निकलता है। बट सब इस तरफ मैं आऊँगा कि अब देखिए एक बंदा आप डिप्टी कमिश्नर एक ज़िले में लगा देते हैं, उस डिप्टी कमिश्नर को अभी सीधा होने, अभी वो अपनी इम्प्लीमेंटेशंस करवाता है, अपनी पॉलिसीज़ बताता है, शहर में अपने आप को रवां करता है, तो उसी लम्हे पीछे से उसका लेटर आ जाता है कि जनाब इसका तबादला कर दिया गया। अब क्या कहेंगे, ऐसे हुकूमतें चलती हैं, ऐसे पंजाब की क्या गवर्नेंस आप करेंगे? आपको एक बंदा पसंद नहीं है, आपके तनकीद की, तो वहाँ पे आपने उठा के उसको जनाब जी DPO ने ये जी सलूट नहीं मारा तो उसको फारिग कर दें। आप ये ननकाना साहब का वाक़या देख लें। हमें तो कैटेगोरिकली मैं तो कहूँगा कि वज़ीर जो दाखिला थे उनके साथ हल्का सा जिसे कहते हैं सलाम ना लेने की पदाश में DPO को उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो क्या तरीकाकार है, किस तरह से ऐसे गवर्नेंस, ऐसे निज़ाम चल पाएगा? ये देखिए, प्रोग्राम के आगाज में आपने खुद ही कहा कि नोखेज हुकूमत है, अभी इसके इतना भी अभी पालने के दिन है, इसके चलने के दिन है। तो कमर साहब मैं बात चाहूँगा, नोखेज है बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है सिवाय इमरान खान के सारे तो वही लोग हैं जिन्होंने इतने साल गुजारे। अब मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग जो इतनी लंबी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, जिनके ख़ानदान हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, और वो अपनी मर्ज़ी की वजारत जब उनको नहीं मिलती और वो इस्तीफ़ा दे के मुल्तान जाते हैं, और तीसरे दिन वो ये वहाँ पे जाके गिला करते हैं मुल्तान में पीने का साफ़ पानी नहीं है, तो मुझे फिर बताएं मामला। मैं वही बात करने लगा था कि चंद अल्फाज में मैं आपका मुद्दा जो है वो बयान कर रहा हूँ कि जो मेरे जहन में है, जो आप चाहते हैं, बात यही कहना चाहते हैं ना कि इमरान अकेला मीर जाफरों का टोला, यानी ये सूरत हाल है। और बाकी आपने जब ये बात की है कि इत्तेफाक से जीत कर आ गए हैं इक़्तिदार में, अवान इक़्तिदार में, तो मैं आपकी इत्तेफाक वाली इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जी। मुझे इससे इख्तलाफ है कि ये तमाम जो जिनको आप कह रहे हैं इत्तेफाक से जीत के असम्बली में पहुंचे हैं, ये इत्तेफाक से नहीं जीते, ये बड़ी प्लानिंग, बड़ी मनसूबाबंदी से जिताया गया इनको। आप तो एक स्टेप आगे की बात कह रहे हैं। चले, मैं आपकी इस बात से, आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ जी, शुक्रिया। तो यही बात जो हो रही थी इस हवाले से कि आपने कहा कि जी अभी कोई डिप्टी कमिश्नर को लगाया जाता है या कमिश्नर को लगाया जाता है या CPO DPO को तैनात किया जाता है, देखें आपने इंप्लीमेंटेशंस नहीं कर पाता, अभी वो अपने अहकामात जो है वो जारी हो रहे होते हैं, उनके अहकामात की स्याही जो है वो खुश्क नहीं होती, तो एक नया नोटिफिकेशन तैयार हो जाता है कि IG पंजाब तब्दील है, जी फलाना अफसर तब्दील है, फलाना अफसर। अब यही सूरत हाल किसी भी शहर को उठा के देख लें,
बट साहब हर अफसर को तो ये पड़ी हुई है कि मैं तबादला, कौन कीमतें कंट्रोल करेगा, कौन आम आदमी को महंगाई से बचाएगा, कौन जाके बाजारों में जाके, हर बंदा तो इस धचके का शिकार है कि मेरा तबादला होने वाला है। तो ऐसा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये गुजारिश की थी, आपके सवाल पर ही मैंने ये बताया था आपको कि जो ज़िला इंतज़ामिया है या डिवीज़नल इंतज़ामिया है, वो अफसरान जो हैं, मैनेजमेंट जो है वो बेसिक, आपने पूछा था कि क्या वो कुछ आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं वही बात अर्ज कर रहा था कि वो काम कैसे करेंगे, सूबे में तो सूरत हाल जो है ना कैसे करेंगे जब एक उनको एक पॉलिसी ऐसी दे के भेजा जाता है कि अवाम को जो है वो उनका ध्यान बटाए रखो, बस बातों में, अमली तौर पर जो है वो कुछ नहीं करना, तो वो कहाँ वो इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, वो कभी भी नहीं हो सकता किसी नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि जैसे कि पंजाब की गवर्नेंस के मामला जो है किस तरह से चलाए जा रहे हैं, आए रोज़ तबादले, आए रोज़ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अमल जो है धड़ल्ले से जारी है, और ये सोचे बगैर कि इससे अवाम का कितना नुकसान हो रहा है, अवाम किस बुरे तरीके से पिस रही है। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, अपने शहर फैसलाबाद की बात करेंगे कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब से। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जागो, क्या हुआ? उठ तो गई हूँ, उठना काफी नहीं है। Instant करने का only way, just one mug of Nescafe. Instant करने का only way, just one mug of Nescafe. अब चाय वाय से काम नहीं चलेगा, नेस्कैफे, क्योंकि जागना तो पड़ेगा। दीवारों से दाग मिटाना तो बहुत आसान है, पर मिटाना मुल्क से दाग इलिटरेसी का इतना आसान नहीं। पर हम और आप ये बदल सकते हैं और कर सकते हैं इलिटरेसी को वाइप आउट। अब हैप्पीलैक वाइप आउट के 1 गैलन की खरीदारी पर हम 25 रुपए इलिटरेसी को मिटाने के लिए मुख्तस करेंगे, ताकि दीवारों से दाग मिटाते मिटाते हम मिटाएं पाकिस्तान से दाग इलिटरेसी का। हैप्पीलैक वाइप आउट, मिटते रहें दाग, मुस्कुराती रहे जिंदगी। वेलकम बैक नाज़रीन। कमर भट्ट साहब बताइए, फैसलाबाद जो है ये एक जिसे कहते हैं कि लाहौर के बाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, और इसकी जो जिसे कहते हैं डेवलपमेंट, यहाँ पे भी वो जो अक्स वफाक से शुरू होता है पंजाब तक आता है, पंजाब से फिर यहाँ पे फैसलाबाद में वाज़ेह शक्ल हमें यहाँ पे मिलती है। अभी इस डिप्टी कमिश्नर को जैसे आए हुए भी महीना हुआ है, तो अब उसके भी चांसेस बन रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं, क्या ऐसे शहर चलते हैं, क्या ऐसे मामला चल सकते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आप देखें कि कुछ अर्सा पहले PTI के रहनुमा MPA के इलेक्शन जिन्होंने लड़ा, असद मौज़म DG FDA थे, तो वो चपकलश बनी FDA के अफसरान के साथ, जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, उसके बाद उनको सियासी असर रसूख के जरिए उनको सबकदोश करवा दिया गया। आमर अजीज़ को DG बनाया गया, फिर वो भी मसला बना, नए डिप्टी कमिश्नर आ गए, उनकी जगह फिर डिप्टी कमिश्नर को DG का इजाफी कायम काम का चार्ज दे दिया गया। और अभी जो है वो जो हाल ही में सबकदोश हुए हैं चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर, वो जाते जाते वो DG FDA का भी तबादला कर गए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर गए हैं, एक नया जो यहाँ पर जो है वो DG जो FDA को दे गए हैं। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि ये ऐसी सूरत हाल जो है, इनमें जो नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो सिर्फ वाक, रैली, सेमिनार की हद तक हैं, या चंद मखसूस शहरात पर जो है स्टीमर नस्ब करके वो एक धोखा देने की कोशिश की जा रही है। हम बड़े काम कर रहे हैं जी, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सेहत और सफाई के हवाले से। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना बैनर्स और स्टीमर्स और वाक्स, रैलियाँ, सेमिनार करके तो ये अपनी इन इक़दाम को समझते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? फैसलाबाद की इंतजामिया के साथ बड़े आप टच रहते हैं, आप इस हवाले से आपकी नज़र भी बड़ी गहरी है, तो क्या कहेंगे कि फैसलाबाद की इंतजामिया क्या कर रही है, किस तरह से आवाम को रिलीफ पहुँचाया जा रहा है? अच्छा, एक तो मैं कमर साहब की एक बात को थोड़ा सा उसकी वजाहत कर दूँ। डॉक्टर असद मुअज़्ज़म जो 2 दफ़ा पहले MP रह चुके हैं और इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लूज़ किया, उनको DG FDA नहीं लगाया था, उनको चेयरमैन FDA बनाया था। जी बिल्कुल, चेयरमैन जी बिल्कुल। अच्छा, और जहाँ तक बात है, असल में हमारे यहाँ सिस्टम को मजबूत नहीं किया जाता।
हमारे यहाँ लोगों को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे आईजी पंजाब जब आते हैं, मैं जो पिछला हमारा इस ब्रेक से पहले हम जिस मौजू पे हम बात कर रहे थे, तो वो अपना एक बयानिया जारी करते हैं जो मुख्तलिफ थानों में प्रिंट होके लगता है। तो अभी शायद कई थानों में वो पहुँचता ही नहीं है कि आईजी जो है वो पीछे चेंज हो जाता है। तो वो बयानिया जो है वो किसी आईजी का नहीं आना चाहिए, वो बयानिया जो है वो किसी डिप्टी कमिश्नर का नहीं आना चाहिए, वो बयानिया हुकूमत का आना चाहिए। वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो अपने आप को, वो अपनी सेल्फ प्रमोशन नहीं कर सकते वहाँ पे। तो इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी जो बज़ाहिर अब नज़र नहीं आती कि जी मेरी किसी भी जो गवर्नमेंट की स्कीम होगी उस पर मेरी तस्वीर नहीं होगी, मेरे लोगों की तस्वीर, लेकिन अब हर जगह पे तस्वीर होती है, हर जगह से हमें जो तस्वीर ही उनकी नजर आती है माशाल्लाह से, उनकी तस्वीर भी नजर आती है और जो आईजी होते हैं उनकी तस्वीर भी नजर आती है। और यहाँ तक कि अगर हम लोकल लेवल पे देख लें, एक भी जो हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी हमारे शहर में हुई है, वहाँ पे आपको जो भी मुतलका क्या कहेंगे क्या सिंगल नोट के ऊपर के ये जो क्लीन एंड ग्रीन, जी मैं थोड़ा सा मैं लफ्ज़ जो है वो मैं मुकम्मल नहीं कर सका कि लोकल जो हमारी यहाँ पे मैनेजमेंट है आपको उनकी तस्वीरें नज़र आती हैं। तो जहाँ तक आपकी बात है कि क्या सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा या ये क्यों हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा ही चलता रहेगा। मैं बिल्कुल जी इस हुकूमत को 1 साल से ज़्यादा हो गया और चूँकि सिस्टम नहीं ये बना पाए, इन्होंने इनकी तैयारी नहीं थी। अगर इमरान खान साहब जो वो तनकीद करते रहे हैं पिछली हुकूमतों में, तो इसका मतलब हम ये समझते थे कि उनके पास एक सिस्टम है और हम तनकीद तभी करते हैं जब हमारे पास कोई सिस्टम हो कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो उन्होंने उस प्रेशर में आके प्रेशर जो है उन्होंने पिछली हुकूमतों पे डाल के इतना कुछ कह के इतना हमें, लेकिन 7 साल गुजर गया के सब कुछ करके। आपको एक मैं और बात बताऊं जाते जाते ब्रेक से पहले, जदोई साहब, मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हामी हूँ। मेरी उनसे 100 इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं पाकिस्तान का हामी हूँ, मैं इसलिए इमरान खान साहब का हामी हूँ। जितनी उम्मीदें, जितनी तवक्कुआत लोगों ने इमरान खान से लगाई हुई थी ना, तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इमरान खान को, उसकी हुकूमत को और उसकी हुकूमती जो नुमाइंदे हैं और उसके नीचे पूरा करने वाले जो लोग हैं उनको इतनी हिम्मत दे कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सके। अब हमारा जो लोकल जो जिस पे आपने बात की थी, तो वो तो जी ऐसा ही है कि हम सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है आज ये हो गया, शाम को सोते हैं तो कोई हमें व्हाट्सएप एक नया नोटिफिकेशन आया होता है। तो मैं तो इस पे अपना तबसरा करने से कासिर हूँ, क्योंकि मैं अभी कोई बात करूँगा तो मेरा नहीं, मुझे लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो कोई और नोटिफिकेशन आया होगा। बट साहब इसी बात पे जैसे इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से जब ये तजर्बे का, तो इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि पहले कहा था कि जी मुझे अच्छा हुआ कि KPK की हुकूमत नहीं मिली। अब तो मेरे ख्याल में वो दुआ मांगते होंगे कि या अल्लाह मुझे ये भी हुकूमत ना मिलती, मैंने क्या बिगाड़ा था। तो फैसलाबादियों का क्या कसूर है? फैसलाबाद में जो आप देखें पुलिस का निज़ाम क्या से क्या हो रहा है। आप कोई बंदा हमारे पास जो दिन में अगर 100 बंदा मिलने आता है तो उनमें से 90 लोग जो पुलिस की शिकायत लेके आते हैं कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट सही नहीं कर रही, हमारे मामला ख़राब हो, अब जराइम बढ़ रहे हैं। इस तरह से सारी सूरत हाल जो शहर की अमन व अमान, क्या कहेंगे? क्या आप किसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे और क्या कहते हैं इस हवाले से आप? हाँ जी बिल्कुल, पहले तो आपने इमरान हुकूमत की बात की है तो मैं थोड़ा सा इसमें ये बता दूँ कि खान साहब भी जो है ना वो एक मदारी की तरह जो है ना लोगों को वो नज़र बांधने का हुनर रखते हैं। क्योंकि आप देखें नवाज़ हुकूमत में इस्लामाबाद धरने में एक ऐसी फ़ज़ा बना दी गई थी कि जैसे इस्लामी इनकलाब जो है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दारुल कादरी फेम, इमरान खान, उसके फॉलोअर्स, रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से इन्होंने, बिल्कुल हम रोते थे, हम तो तकरीरें सुन के हम तो कहते थे क्या बात हो रही है। इस्लामी इनकलाब जो है मुल्क में आने वाला है तो रियासत मदीना का दौरा होगा जी, इंसाफ मिलेगा, घर के दरवाजे पर हर चीज़ जो है वाफर मौजूद होगी, लेकिन वो तवक्कुआत जो आवाम की पूरी नहीं हुई। तो उसी हवाले से अभी वज़ीर-ए-आज़म का पोर्टल बनाया गया है। पुलिस की बात कर रहे हैं आप, तो जो हालिया दिनों में जो इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें सबसे ज़्यादा शिकायत ही जो वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पर दी गई हैं, वो सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो पुलिस के डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ है कि इतना निज़ाम ख़राब जो पहले से चलता आ रहा है उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हाँ जी, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पुलिस स्टेशन में जो फ्रंट डेस्क बनाए गए थे वो भी उसी रंग में रंगे जा चुके हैं। तो अवाम वहाँ जाते हैं इंसाफ लेने के लिए, अवाम वहाँ जाते हैं अपने साथ जुल्म का बदला लेने के लिए, मदावा करने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि उनकी FIR ही दर्ज नहीं की जाती।
FIR दर्ज झूठ करने दर से झूठ पहले बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जानिब से। FIR अगर कोई शहरी जाता है वो जेन्युइन जो है हकायक पर मबनी FIR दर्ज करवाना चाहता है तो वो पुलिस एहलकार खुद ही उसे रास्ता दिखाते हैं कि नहीं भाई ये नहीं, ये थोड़ी नरम है, इसमें ये चीज़ें डाल, FIR सख्त हो जाएगी। वो क्या मकसद होता है, वो दोनों तरफ से, दोनों पार्टी से पुलिस जो है अपना वो हिस्सा वसूल कर रही होती है। तो ये बदकिस्मती से तो इमरान खान का ये दावा भी गलत निकला है कि जी KP के तर्ज का निज़ाम यहाँ पंजाब में लाएंगे, अभी तक वो नहीं आ सका। सिर्फ ये है कि वो जो है नए जो है वो IG पंजाब ला रहे हैं, वो निज़ाम जो है वह तब्दीली वाला वो यहाँ नहीं अभी तक आ सका। ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा बेहंगम, फैसलाबाद की सूरत हाल आप ले तो सड़कों पे कोई ऐसा निज़ाम नज़र नहीं आता। CTO नए आए हैं सरदार आसिफ साहब, उन्होंने कल 2 दिन पहले मीटिंग भी की है ताजरान के साथ भी घंटा घर में बैठ। तो क्या समझते हैं कि ये जो फैसलाबाद के ताजरों के जिस तरह के ये जो आम पब्लिक के मसाइल हैं, क्या पुलिस आप कहाँ पे कमी समझते हैं, किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, कहाँ कौन सा बंदा फेलियर है, क्या समझेंगे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा आपके सवाल का। एक तो ये कि मेरे जो नए CTO आए हैं, ये CTO पहले भी फैसलाबाद में रह चुके हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे अपनी खिदमत उसका मुजाहरा किया है। लेकिन अब जो है वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, अब सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्टिंग पे हो रही हैं, अब सारी चीज़ें जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हो रही हैं। अब इन्होंने शाम को कहीं ना कहीं एक अपनी रिपोर्ट बना के इन्होंने सेंड करनी होती है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, अब आने वाले दिनों में यहाँ पे एक कंपेन चलेगी कि जी हेलमेट आपने पहनना है, तो वो कुछ अर्सा चलेगी, उसके बाद वो भी हो जाएगी। या मुझे एक और खदशा है कि जब तक वो कामयाब होने के करीब होगी तो CTO चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो क्राइम के हवाले से मैं अगर आपकी जो सवाल है उसका मैं जवाब दूं तो उसके हवाले से मैं आपको अपनी एक बात बताऊं कि रात को जिस जगह पे मेरी रहाइश है उसके साथ एक बेचारा गरीब उसने सर्विस स्टेशन बनाया हुआ है। तो मैं रात को तकरीबन कोई 2 बजे घर पहुंचा हूँ। तो जब मैं ऊपर जाके लेटा हूँ तो अब्बू मेरे आए हैं जी, और उन्होंने मुझे आके कहा है कि जी ये जो नीचे सर्विस स्टेशन वाला है बेचारा, उससे कुछ लोग आए हैं 2 और गन पॉइंट पे उसकी जो उसने रात को, आप देखें वो बेचारा जो है वो रात को भी ड्यूटी देता है, रात को भी वो सर्विस करता है। सारी बात हमारे मुल्क में गुर्बत का ये हालत है। और वो उससे मोबाइल भी उसके ले गए, और जो उस बेचारे ने 200-400 रुपए जो लिया होगा उसने, वो लिया होगा, वो भी जो है वो उसे ले गए। अब उसका अगला जो स्टेप होता है वो होता है 15 पे कॉल करें और जो मुतलका पुलिस है वो फौरी उस पर जो है वो रिस्पॉन्ड करे और वो देखे। 15 का नंबर जो है वो जतोई साहब इतना बिजी जाता है, आप भी लाइव आप उसको ट्राई करके देख लें, वो तो नंबर बिजी जाएगा। तो ओवरऑल सिस्टम की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एक्चुअली सिस्टम भी कभी ख़राब नहीं हुआ। सिस्टम कुछ भी बन जाए उसको चलते रहना चाहिए, उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आप अगर एक घर में रहते हैं, आप एक जगह पे रहते हैं, आपको अगर वहाँ से कहीं कोई रोज स्मेल आती है तो आप एक दफ़ा उठा के कहेंगे यार इसको मैं साफ़ कर लूँ। बिल्कुल, तो सिस्टम जो है उसको चलते रहना चाहिए, लेकिन इसकी खराबियों को दूर करना भी चाहिए, खराबियों को दूर करते रहना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करने वाला हूँ। हमारे जो हमें पहले कहते थे ये जो हमारी जेल का जो सिस्टम है ना, वहाँ पे जाके जराइम ख़त्म नहीं होता, या वहाँ पे जाके लोगों की बड़ा आदमी मुजरम बन के निकलता, बल्कि अब ये चीज़ें जो हैं वो बदकिस्मती से हमारे थानों से स्टार्ट होना शुरू हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा आपने। थानेदार जो है या थाने जो हैं वो हमारे मुजरम बनाने की बेसिकली फैक्ट्रियाँ बन चुके हैं। मैं खामोश इसलिए हो गया कि मैंने शायद बड़ा इमोशनल होके ये जुमला बोला, और मैं कुछ देर खामोश इसलिए हो गया कि मैं अंदर से कांप गया। मैं ये चीज़ करके, जैसा कमर साहब ने कहा कि कहा जाता है कि जी ये दफ़ात लगाएं, ये दफ़ात लगाएं, ये दफ़ात लगाएं, और दूसरी साइड पे कहा जाता है कि जी ये FIR तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे आपको इसमें आपकी जान नहीं छूटेगी, ऐसे छूटेगी, ऐसे छूटेगी, ऐसे छूटेगी। करते सारा कुछ खुद है और बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। प्रोग्राम को सम अप करते हुए बट साहब, मैं लास्ट नोट, पूरी सूरत हाल जो सिनेरियो चल रहा है इसको सम अप करें, क्या कहेंगे आप? क्या सूरत हाल है, कैसे इस चीज़ से खलासी होगी, किस तरह ये हैजानी कैफियत जो मुल्क में हो रही है? आखिरी नोट। हैजानी कैफियत से निकलने का मैं तो समझता हूँ कि एक ही रास्ता है कि इमरान खान होश का नाखिल लें। जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसा कि अभी बचकाना सा बयान का जारी हुआ, जब नवाज शरीफ गए हैं
तो जी वो त्यारे पे चढ़ते देखा तो मैंने उनकी रिपोर्ट्स मंगवा ली। यानी कि इमरान खान के गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को गलत बातें बता रहे हैं, गलत रास्ते पर चला रहे हैं कि एक वज़ीर आज़म की इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर है कि उसको एक साबिक़ वज़ीर आज़म के बारे में जबकि आज मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जब आज आपने देखा हुसैन नवाज का, मेरे वालिद की कंडीशन बहुत ख़राब है, हो सकता है उन्हें अमेरिका जाना पड़े। देखिए किसी भी बीमार शख्स पे सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर आपने भेज दिया है आप उसको ऑन करें। लेकिन ये भी देखें ना, वो बीमार शख्स जो है वो खुद अपनी बीमारी पे सियासत कर रहे हैं। नहीं देखिए ये भी तो चीज़ है ना, आप बैलेंस रखें इस चीज़ में ना। बट साहब वो चीज़ बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये देखिए ना कि वज़ीर आज़म का मनसब इस बात के लिए नहीं है जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल इस तरह से तो कोई भी नहीं। आप अगर या तो ऑन ना करें तो या फिर पीछे हट जाएं, वो चीफ जस्टिस वाली बात कि आप खुद भेजते हैं तो इल्ज़ाम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं वाज़ेह तौर पे ये आपके प्रोग्राम में कहना चाहूँगा कि इमरान खान को ये भी वाज़ेह करना चाहिए कि जो हक़ाइक़ हैं नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने की, वो हक़ाइक़ मंजरेआम पर लाएँ, कौम को इत्मीनान में लें। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं नवाज शरीफ की मुल्क से रवानगी पर कौम को इत्मीनान में नहीं लिया गया। बहुत से हक़ाइक़ छुपाए गए हैं जो आइंदा वक्त आने पर सामने आ जाएंगे और बड़ा अफसोसनाक मरहला होता है वो। बिल्कुल ऐसे। लास्ट नोट प्रोग्राम को सम अप करते हुए क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल के हवाले से, कैसे इसको बैकअप किया जाए, कैसे इसको संभाला जाए? मैं आखिरी बात ये करूँगा जतोई साहब कि हमें कुलसूम नवाज़ को नहीं भूलना चाहिए। उनकी बीमारी पर भी सियासत हुई और मैं जहाँ तक मौत का सबूत देना पड़ा उसको, बीमार होने मौत का के लिए। सबूत देना पड़ा। और जहाँ तक मैं नवाज शरीफ के बारे में कहूँगा तो नवाज शरीफ जो है वो अब इतने उसको ठोकरें लगी हैं कि अब वो इंसान भी बन गया और वो सियासतदान भी बन गया। नाज़रीन, जैसे कि आप हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स की बातें सुन रहे थे कि जिसे उन्होंने पूरा बताया कि फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये शहर जो है जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक जिसे तरक्की करता हुआ शहर जो है क्यों रुक रहा है, कैसे इसके पीछे क्या लूप होल्स हैं। इसी तरह उन्होंने बताया कि अपना जो गवर्नेंस के मामला पंजाब में ले लिए जाएँ, उस्मान बुज़दार, और फिर ऊपर से आए रोज़ तबादले जात और आए रोज़ जो है जिसे कहते हैं 5वां IG इस वक्त तब्दील हो चुका है। और जो मुल्क में जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हैजान अंगेज़ कैफियत है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेकर चल रहा है सारा मामला। नाज़रीन, यकीन माने कि बहुत दिल दुखता है कि जब हम अपने इतने सेंसिटिव इदारे को इस तरह जो है पब्लिकली डिस्कस करें। हम बेसिकली हम बहसियत कौम हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारी जो ताकत है पाक आर्मी, इसको हम कम अज़ कम जो है इसको पोलिटिसाइज ना करें। इन सियासतदानों ने इस इदारे को भी अगर प्रागंदा करना है तो खुदा के वास्ते ये सियासत ही छोड़ दें। इसी नोट के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम के आपके लिए फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे और कमर ज़ुबान भट्ट साहब को और अब्दुल रऊफ़ जट साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।